हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवाल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी के पास में एमपीएस 001 का सब्जेक्ट है या फिर वो 003 को पढ़ रहे हैं और उनको लोकतंत्र की प्रणाली में एक तो प्रोसीड्यूरल और दूसरा सबस्टांटिव डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो आधारित और ठोस लोकतंत्र के बीच में उन्हें अंतर पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो लोकतंत्र की बेसिक वीडियो है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र होता क्या है मैंने आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर रखा है। ये प्लेलिस्ट है जिसमें आप सभी के ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने बता रखे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे लोकतंत्र का प्रत्यक्ष व प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र के गुण और अवगुण, ये पहले वीडियो आप पक्का देख लेना, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस जो है वो भी आप सभी के लिए हमने अपलोड कर दी है। यहाँ पर आप देखोगे कि अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 3 वीडियो है, 1, 2 और ये तीनों वीडियो अब लग बहुत ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, अपनी क्वेरी को सॉल्व कराने के लिए आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले प्रक्रियात्मक लोकतंत्र ये क्या होता है, जिसे हम प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये माना जाता है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो सफल रहा है। सफल रहने का मतलब ये है कि भारत में हम देखते हैं कि हर कुछ सालों में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, चाहे वो 5 साल में पूरे हों या फिर 5 साल से पहले हों। और भारत में जो हम देखें चुनाव के बीच में कंपटीशन भी है, जो मुकाबला भी है वो राजनीतिक दलों के बीच में समय समय पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मतदान का जो प्रतिशत है, जो वोटिंग प्रतिशत है, वो अलग अलग जो लोग जिन पार्टियों को पसंद करते हैं वो उन लोगों को देते हैं। लेकिन इन सब में भी हम देखें तो देश के अंदर कुल मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था देखी जाती है, जिसमें जनता अपनी सरकार को चुनती है और सरकार जनता के लिए काम करती है। यदि जनता की अपेक्षा जो सरकार से होती है और सरकार वो काम करने में असमर्थ रहती है तो जनता क्या करती है, उन्हें सत्ता से निकाल देती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें शासन से बेदखल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात सारी निकल के हमारे सामने ये निकल के आती है कि लोकतंत्र के जो भी मूल्य हैं वो भारत के अंदर हमें इजिली देखने को मिलते हैं। भारत में संख्यात्मक विधि का उपयोग करके, जैसे अभी वर्तमान समय में तो ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले वॉलेट पेपर से इस्तेमाल किया जाता था। तो मतदान जो है प्रतिशत ये भी देखने को मिलता है, किस पार्टी को कितना वोट मिला। और मतदान प्रतिशत एवं क्षेत्र के विशेष सामाजिक आर्थिक आंकड़ों में जो है बहुपरिवर्तनीय संबंध विचार करते हैं। यानी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अलग अलग होता है, और ये वहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ के लोग बाग सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं वहाँ पर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जैसे ग्रामीण इलाकों में हमें देखने को मिलता है। वहीं अर्बन और शहरी इलाके जो है वहाँ पर हमें वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, इससे जो हमारी पारिस्थितिक विश्लेषण इसे कहा जाता है, लेकिन ये महसूस किया जाता है कि सर्वेक्षण विश्लेषण त्रुटिपूर्ण होती है। यानी जो भी हम सर्वेक्षण करते हैं उसके अंदर कुछ त्रुटि होती है। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने वोट को क्या करते हैं, बेच देते हैं, या फिर उन्हें चुनाव के दौरान पैसे देकर, लालच देकर, या फिर कुछ ऐसे मुद्दों को रखकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। और अधिकतर समाज के जो ऐसे लोग हैं वो उस ओर ध्यान देकर क्या करते हैं, उस ओर खिंच जाते हैं, चाहे वो फ्री का लालच दिया जाए, चाहे वो और अनेक प्रकार के वादे किए जाएं। जो भी आप सभी समझदार हो, आप सभी मास्टर्स कर रहे हो, तो आप देखते हो चुनाव में हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके के कार्यक्रम रचती है। यहाँ पर हम देखते हैं गुणात्मक आंकड़े जो हैं वो एक्चुअल में नहीं होते। क्यों? क्योंकि अधिकतर जनता क्या करती है, उनकी जो पॉलिसी होती है उसको देखकर उन्हें चुनती है। केवल ये नहीं देख के चुनती कि वो जो कैंडिडेट है, जो नेता है, वो मेरे लिए क्या कर सकता है, या फिर इस पार्टी ने इतने वर्षों तक शासन भी किया तो हमारे लिए क्या किया। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे आज़ादी के लगभग अगर हम बात करते हैं 10 साल के बाद के दौरान, एक तो रजनी कोठारी और आपका एम फोड़ा या पाल व्रस या मायरन विनर जैसे विद्वानों ने इसका उपयोग किया, और उन्होंने बताया कि भाई देश के अंदर जो राजनीति है वो एक्चुअल में कुछ ही लोग डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लोग या तो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, पसंद करते हैं, या फिर जो लोग हैं वो अपनी वोट को ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए।
और इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब सिंपल सा है कि जो भी व्यक्ति योग्यता रखता है, 18 वर्ष का है जैसे भारत के अंदर, और साथ ही साथ में मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है, तो उसको बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन चुनाव के माध्यम से अगर हम देखें कि भाई देश के अंदर सरकार बनाई जाती है और इन सरकारों के जरिए आधुनिकीकरण के सिद्धांत के जरिए हमारे देश का शासन चलाया जाता है। और आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है, इसका दावा है कि ये विकासशील देशों की अवस्था में आधुनिक प्रक्रिया, मतलब जो ऐसे देश हैं जहां पर अभी विकास गतिमान हो ही रहा है, जैसे भारत जैसे देश हैं, तो उन देशों में ये डेमोक्रेसी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां पर सरकारें स्थिर तो हैं, लेकिन सरकारें जो चुनी जाती है उसमें जनता को लोकतंत्र के बारे में एक्चुअल में पूरी तरीके से पता नहीं होता, जिसकी वजह से जनता को बहुत बारी ठगा जाता है, या जनता के लिए जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो पाता। सामाजिक आर्थिक मुद्दे हमारे चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, चाहे वो शहरीकरण का हो, चाहे वो जनसंचार का हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे विकास का, रोजगार का, ये सारे के सारे मुद्दे चुनाव में बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ विकास में लोकतंत्र की बहुत मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि जनता जिस हिसाब का शासन चाहती है, जनता जिस हिसाब की नीतियां चाहती है, वो लोकतंत्र के जरिए क्या होता है देखने को मिलता है। और क्योंकि लोकतंत्र होने से जात पात, धर्म, भेदभाव, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो खत्म हो जाती हैं, और वहां पर हम एक ऐसे मंच के जरिए क्या कर पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं, अपनी बातों को बता पाते हैं, और सब मिलकर सर्वसम्मति से अपने फैसले ले पाते हैं। लेकिन लोकतंत्र को सीमित रूप से देखना ये लोकतंत्र का एक तरफा पक्ष है, क्योंकि लोकतंत्र में हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ ही लोगों का पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। लोकतंत्र में जनता के पास भी क्षमता होती है, अगर आपके पास योग्यता है, अगर आप इतनी क्षमता रखते हैं तो आप चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे इस कार्य में बीच में अड़ंगा डाल देती है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास में अच्छे पैसे नहीं है तो आप चुनाव में वोट केवल डाल सकते हैं, आप चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े नहीं हो सकते। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दलों का होना, दबाव समूह का होना, संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश की शासन व्यवस्था चलना, ये ही केवल लोकतंत्र की पर्याप्त शर्त नहीं है। इसका मतलब इसके अलावा जनता एक्चुअल में क्या चाहती है ये भी हमें देखना है। केवल हम राजनीतिक दल बना देंगे, विपक्ष बना देंगे, लोगों को वोटिंग अधिकार दे देंगे और हम कहेंगे हर साल 5 साल बाद इलेक्शन करा देंगे, इससे डेमोक्रेसी आ जाती है, तो नहीं। जनता का खुद भी कितना विकास हो रहा है, हमें ये चीज भी देखनी है। अभी सत्तावाचक लोकतंत्र है। सत्तावाचक देखो नाम में ही चल रहा है, जो लोग सत्ता में आएंगे वो अपनी मनमानी करेंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ दशकों में हमने भारत में सत्तावाचक लोकतंत्र को देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि इसमें जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतती है वो क्या करती है, अपनी विचार को, अपने जो भी उनकी थॉट्स हैं, उनके विचार, उसके हिसाब से शासन करती है। जैसे यहाँ पर बताया गया, धर्मनिरपेक्षता, कल्याणवाद और विकास राज्य की मुख्य भूमिका के संबंध में किए जाने वाले प्रयास हैं। सरकार बेसिकली इन मुद्दों पे आजकल काम कर रही है। और इसके अलावा सभ्य समाज में सत्तावाचक लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण संगठन रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए, ये भी आपको याद रखना है। भारत में सभ्य समाज जो है विषयक 2 दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण क्या है कि ये उन मुद्दों को ध्यान दिए बगैर उठाते हैं जो कि संघीय कार्यों में सभ्य समाज में रूप धारण करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है जो सभ्य समाज में लोग काम के आधार पर उसको चुनते हैं। दूसरा पॉइंट में आ जाता है कि सार्वभौमिक महत्व होता है। इसमें किसी हम सांप्रदाय, जाति, धर्म मुद्दे, इन सब मुद्दों को भी एक राजनीतिक मुद्दा बनते हुए देखते हैं। तो जो भी राजनीतिक पार्टी बनेगी बेसिकली वो अपनी विचारधारा को पूरे देश की विचारधारा बनाने की कोशिश करेगी, और कहीं ना कहीं वो विचारधारा पूरे देश पे थोपने की कोशिश की भी जाती है। नए सामाजिक आंदोलन इससे निकल के आते हैं, और साथ ही साथ में जब नए सामाजिक आंदोलन होते हैं तो इससे लोकतंत्र को भी क्या होता है, फायदा मिलता है। क्योंकि जनता क्या करती है, इसमें आंदोलन करती है, और जनता जब आंदोलन करती है तो एक्चुअल में सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ता है। तो जो सत्तावाचक लोकतंत्र है कई बारी उनका दमन करने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसी दमनकारी नीतियों का हम फ्लॉप पेंस देखते हैं, यानी हम जब सरकार जो है उन दमनकारी नीतियों को दबाने की कोशिश करने की जगह सॉफ्ट कॉर्नर रखने की कोशिश करती है। जैसे किसान आंदोलन के टाइम पे हमने देखा कि सरकार ने अंत में सॉफ्ट कॉर्नर रखा उनके लिए, उनकी जो भी मांगे थी कि भाई कानून जो भी बनाए गए थे उन कानूनों को रद्द करो, वैसा देखा गया। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आया है, रजनी कोठारी के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत के 2 दशकों में अगर हम देखिए कांग्रेस पार्टी जो थी वो मुख्य भूमिका निभा रही थी
मुख्य रूप से चुनाव के अंदर उसको जीतने में कोई भी समस्या नहीं आ रही थी, और उसके द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उसका थोड़ा बहुत ही फायदा हुआ, ज्यादा फायदा नहीं मिला। एक औसत दर्जा हम देखें, राज्य के अंदर भी कोई क्षेत्रीय पार्टियां उसमें नहीं थी, लेकिन जैसे 1970 का दशक आता है वैसे ही आपातकाल के बाद हम देखते हैं कि जो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां थी, वो बड़ी बड़ी पार्टियां अब सत्ता से काफी हद तक कमजोर पड़ने लगी, क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बनने लगी। इस वजह से हम देखते हैं हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन भी किए गए, जैसे आगे चलकर स्थानीय शासन को लेकर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। और अगर हम देखें 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन था वो क्यों था, 73वां ग्राम पंचायत को लेकर और 74वां जो था वो नगर पालिका को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे क्या किए गए, संविधान में संशोधन भी किए गए। लोकतंत्र का जो कार्य क्षेत्र है ये भी विस्तृत हुआ है, उनमें से महिलाएं, दलित, इनकी भागीदारी क्या है, काफी ज्यादा बढ़ गई है। 29 विषयों को क्या किया गया है, हस्तांतरित कर दिया गया है। महिलाओं के लिए जो है 33% सीटें आरक्षण की गई थी। दलित वर्ग या फिर जो हमारा शोषित वर्ग है उस समाज के वर्ग के लिए भी क्या किया गया, सीटों का सीटों का आरक्षण किया गया। साथ ही साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, इससे क्या होगा, जो स्थानीय लोग हैं वो भी सत्ता में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर पाएंगे। और साथ साथ भारत में लोकतंत्र की जो उत्तरजीविका है, उत्तरजीविका का मतलब है केवल कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित नहीं हो रहा, ये हम देखते हैं सत्ता जो है वो लोगों के बीच में क्या की जा रही है, हस्तांतरित की जा रही है, बांटी जा रही है। साथ ही साथ में जो बहुनिर्जातीय समाज है, बहुनिर्जातीय समाज मतलब समाज में हमारे जो ऐसे लोग हैं जो बड़ी संख्या में रहते हैं, बड़ी बड़ी जातियां हैं जिनकी, उनके विभिन्न समूहों के बीच में सत्ता साझा होती है। यानी समाज में अधिकतर वो लोग जो राजनीति में अपना कंट्रोल रखते हैं या फिर समाज में जिनके अधिक प्रभाव है वो भी सत्ता में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं, कई बार हमें गठबंधन की सरकार भी देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट थे जो हमें लोकतंत्र और लोकतंत्र के अंदर ही एक तो सत्तावाचक और एक प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के बारे में हमें बताता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर करें। बाकी आपको और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।